आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी हमारे देश में पुलिस वाले भाई हैं, उनका जो भी प्रोमोशनल कोर्स होता है, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस B1 टेस्ट हो, चाहे दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस या फिर हमारे देश के किसी भी राज्य का जो प्रोमोशनल कोर्स का टेस्ट होता है, उसके लिए नया वाला कानून अभी आने लग गया है भाई। तो पिछली वीडियो में मैंने जो चंडीगढ़ पुलिस B1 टेस्ट के लिए जो सिलेबस जारी हुआ था, जो नई नई धाराएं इम्पोज अभी की जाने वाली है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज मैं BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC थी, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। और इस सिलेबस के बिहाफ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे देश के, कोई भी प्रोमोशनल कोर्स हो, उसके लिए मैं आज A to Z धारा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो भी प्रोमोशनल कोर्स होते हैं उसमें ना सिर्फ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अलावा भी रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन जो हमारे करंट जीके के हैं वो आएंगे। तो भाई करंट जीके तो आप जो भी मंथली या फिर ये जो हाफ ईयरली आपके पास करंट अफेयर्स की बुक्स आती है या समय सामयिक की होती है, तो उससे आप कवर अप कर सकते हो, या फिर डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ के आप उसको कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो ये रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए यार मेरे बहुत सारे साथियों का भी मैसेज आ रहा था, और जो चंडीगढ़ पुलिस के जो तैयारी कर रहे हैं B1 टेस्ट के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, उनका भी मेरे पास यार एक पहले भी मेरे जो भाई दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उनका भी मैसेज आया था कि सर एक बार मैथ और इंग्लिश के ऊपर या फिर जो रीजनिंग है उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बना के और थोड़ा कोचिंग टाइप में पढ़ाया जाए। तो दोस्तों वो तो मैं करवा नहीं सकता था, बट अभी जो B1 टेस्ट के लिए जो रीजनिंग आएगी, तो कंप्लीट रीजनिंग में अपनी एक क्लास में आपको करवा दूंगा। क्योंकि यार मैं पहले 6-7 साल से पढ़ाई रहा था, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होते हैं मैं उसके बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखता हूँ, और आपको बिल्कुल टिप्स पे बिल्कुल मीन्स लाइक यार इतनी ट्रिक से, एक ट्रिक से पूरा चैप्टर करवा सकता हूँ। तो मैं अपने एक वीडियो में आपकी पूरी रीजनिंग के जो भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 8 या 9 आप आसानी से उसमें से अर्जित कर सकते हो। इसके अलावा जीके मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए भाई, करंट जो डेली रूटीन के होते हैं, या फिर आप मंथली या हाफ ईयरली जो करंट अफेयर्स की जो बुक्स आती हैं वो लेकर कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा 20 नंबर के जो भाई मैंने बताया था कि पुलिस एक्ट या फिर पंजाब पुलिस रूल या फिर डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, NDPS एक्ट हो गया, आर्म एक्ट हो गया, गैम्बलिंग एक्ट हो गया, या डोरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, तो इनमें जो भी मेन धाराएं प्रयोग में आती है उसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए और बना दूंगा। तो सीधा हम चलते हैं BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले CRPC में डिस्कस किया गया था। इसकी जो सेक्शन इस सिलेबस में दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के लिए, जो हमारे डेली रूटीन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी जो काम कर रही है उनके भी यही धाराएं प्रयोग में आती है। क्योंकि इसमें पुलिस की पावर्स को बताया गया है, किस तरह गिरफ्तारी कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स है, किस तरह FIR दर्ज करते हैं, किस तरह प्रोसीडिंग्स चलाते हैं, तो उन सभी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, सम्मन वारंट वगैरह सभी के लिए। ठीक है भाई। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि भाई सेक्शन नंबर 2, जिसमें डेफिनेशंस को डिस्कस किया गया है, BNS में भी हमने डिस्कस की थी, जो मैंने पहले चैप्टर में बताया था, उसकी भी सेक्शन नंबर 2 के 39 पार्ट थे भाई। उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे मैंने वीडियो में बताया हुआ है, मेरे ओन टिप्स है, उन्हीं को रिलेट करके आज हम सेक्शन नंबर 2 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें 26 डेफिनेशन दी गई है, आज हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। क्योंकि इन डेफिनेशंस में भाई डेफिनेटली 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी भी प्रोमोशनल कोर्स में, किसी भी प्रोमोशनल एग्जाम में। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BNSS की सेक्शन की 2 का पार्ट 1 का पार्ट A का। ठीक है भाई। ये क्या है, तो हम इसको रिलेट करेंगे BNS से। BNS की सेक्शन नंबर 2 का पार्ट 1 था, क्या था, एक्ट था। तो यही इसकी जो BNSS की सेक्शन 2 का पार्ट 1 का पार्ट A क्या है, इसमें बताया गया है ऑडियो या वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है भाई। तो इसको अब हम सीधा पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरीके से रिलेट करेंगे। कभी आप कहोगे सर 2 का पार्ट 1 का पार्ट A है। ठीक है। तो BNS में मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में, सबसे पहली 2 का पार्ट 1 में क्या था कि एक्ट मींस कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसको एक्ट में डिफाइन किया गया था। और यही BNSS जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसके पार्ट 1 में बताया गया है कि भाई कोई भी ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ऑडियो वीडियो यार अभी चालू नहीं होगी भाई, आप सम्मन हो, वारंट हो, कोई आपकी गवाही हो, पेशी हो, या फिर सर्च कर रहे हैं हम, या कोई चीज सीज कर रहे हैं, उन सभी में ऑडियो वीडियो ये मींस कॉन्फ्रेंस, ये जो हम जो सबूत इकट्ठा करते हैं वो लागू हो गई है। ठीक है भाई। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे पार्ट A में दे दी गई है। इसके बाद हम
बीएनएस के पार्ट 2 का पार्ट 2 क्या था, उसमें बताया गया था एनिमल। तो इसको हम रिलेट करते चलेंगे भाई। तो इसके पार्ट 2 में क्या है, इसमें के पार्ट 2 में है बेल। तो भाई आज के बाद हम कंसिडर करेंगे कि यार कोई पशु है, उसने कोई अपराध कर दिया तो उसको तो भाई बेल दे दी जानी चाहिए, क्योंकि भाई पशु को तो हम कहाँ कस्टडी में रखेंगे, कहाँ उसको बांध के रखेंगे, ठीक है। तो उस तरफ जो बीएनएस था, जो हमारी आईपीसी थी, उसमें पार्ट 2 में क्या था, एनिमल। इस तरफ क्या हो गया, बेल, मतलब जमानत दे देंगे हम उसको। पार्ट 3 में उसमें क्या था भाई, जो हमारा बीएनएस था उसमें दिया गया था चाइल्ड। तो इसके पार्ट 3 में क्या है, बेलेबल ऑफेंस। भाई कोई भी चाइल्ड होगा, बच्चा होगा यार, वो सिर्फ बेलेबल ऑफेंस ही करेगा। जैसे मैंने पहले भी अपने बीएनएस के सेक्शन नंबर 82 और 83, आईपीसी की 82 और 83 थी, परंतु इसमें अलग धारा होगी थी। क्यों? क्योंकि जो 76 से 106 थी वो इसमें बदल के अलग धाराएं कर दी गई थी भाई, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें बताया गया था चाइल्ड के बारे में, और बीएनएसएस के पार्ट 3 में क्या बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस। तो आज के बाद हम भाई कंसिडर करेंगे कि भाई बच्चा तो सिर्फ बेलेबल जमानती अपराध ही कर सकता है, ठीक है। उसके पार्ट 4 में, बीएनएस के पार्ट 4 में बताया गया था काउंटरफिट मींस नकली। तो अभी बीएनएसएस जो हम याद करें, इसके पार्ट 4 में क्या बताया गया है, बेल बॉन्ड। तो भाई बेल बॉन्ड कौन भरता है, चाहे भाई वकील भरता हो, चाहे हमारा पुलिस भरता हो, जैसे मजिस्ट्रेट भरता है। तो भाई आज के बाद हम कंसिडर करेंगे भाई बेल बॉन्ड जैसे पुलिस वाले भर रहे हैं, तो उसने कुछ ले दे के बेल बॉन्ड को भाई नकली भर दिया, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो भाई, ठीक है। भाई ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, जो आप सभी की धारणा होती है उसी के तरीके से बात कर रहा हूँ, ताकि इजीली आप समझ पाए, ठीक है। तो भाई मैं क्या बता रहा था कि बेल बॉन्ड 4 पे है और 4 पे उस तरफ काउंटरफिट, तो बेल बॉन्ड हमेशा नकली भरा जाता है, ये सोच लेंगे हम। ये सिर्फ याद करने के लिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा नेगेटिव चीजों को भाई अपने दिमाग में रखता है, तो नेगेटिव तरीके से याद कर लेते हैं, हमारा क्या बिगड़ता है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर पे क्या था बीएनएस में, कोर्ट, और यहाँ पे 5 नंबर पे क्या है, बॉन्ड। तो ये जो भी बॉन्ड मीन्स जो बंद पत्र, जिस बंद पत्र के ऊपर आपको छोड़ा जाता है 107-51 की कार्रवाई में, या कोई भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, तो बंद पत्र मीन्स सिक्योरिटी बॉन्ड। अगर भाई 10,000 रुपए इसे जमा करवा लो, अगले 6 महीने में कोई भी अपराध करेगा तो इसके 10,000 रुपए हम सीज कर लेंगे। तो ऐसा कोई बॉन्ड कौन भरवाता है, कोर्ट। तो बीएनएस के 2 के पार्ट 5 में क्या था, बॉन्ड। इसके पार्ट बीएनएसएस के पार्ट 5 में क्या है, उसका बॉन्ड और कोर्ट हो गया, ठीक है भाई। इसके पार्ट 6 में क्या था, बीएनएस के पार्ट 6 में था, अगर भाई यदि कोई भी व्यक्ति 6 को भाई मैंने विक्स से याद कर रखा है, ठीक है। तो विक्स से मीन्स डेथ, तो डेथ को हम किससे कंसिडर करेंगे, चार्ज। भाई आज के बाद कोई भी जैसे डेथ की पनिशमेंट की कोई सजा सुनाता है मजिस्ट्रेट को, तो मीन्स कोई मजिस्ट्रेट, तो उसको हम चार्ज, भाई उसके ऊपर चार्ज इंप्लीमेंट कर दिए, 302 जो पहले थी और अभी 103, ठीक है भाई। तो डेथ, चार्ज, डेथ वहां पे 6 पार्ट में था और चार्ज इसके 6 पार्ट में है, ठीक है भाई। इसके बाद डिसऑनेस्टली, बीएनएस के पार्ट 7 में था डिसऑनेस्टली, और बीएनएसएस के 2 के पार्ट 7 में क्या है, उसमें बताया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो भाई हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, डिसऑनेस्टली बेईमानी, जैसे 420 का केस होता था, उसको हम रिलेट करके करेंगे कि भाई ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध मीन्स कोई संगीन या गंभीर अपराध। तो गंभीर अपराध को हम कंसिडर कर लेंगे बेईमानी से, डिसऑनेस्टली से। 7 हो गया। 8 पे बीएनएस में था डॉक्यूमेंट, तो इस तरफ 8 पे है कंप्लेंट, तो डॉक्यूमेंट को हम कंप्लेंट से रिलेट कर लेंगे। भाई कोई भी डॉक्यूमेंट दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई कंप्लेंट ही दे दी, ठीक है। इसके बाद पार्ट 9 में बीएनएस में क्या था, फ्रॉडुलेंटली, और यहाँ पे पार्ट 9 बीएनएसएस में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो भाई हम याद कर लेंगे कि भाई आजकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इन पे भी बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगे। तो आज के बाद फ्रॉडुलेंटली को हम रिलेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, ठीक है भाई, याद हो जाएगा आपके। उसके बाद 10 बीएनएस में क्या था, 10 बीएनएस में था जेंडर, और यहाँ पे 10 बीएनएसएस में क्या है, कोर्ट, ना सॉरी हाई कोर्ट है भाई। तो हम याद करेंगे कि भाई हाई कोर्ट में किसी भी जेंडर को तवज्जो नहीं दी जाती, जैसे हमारे आमतौर पर महिलाओं को तवज्जो ज्यादा दी जाती है। तो हाई कोर्ट में कोई भी जेंडर हो, जेंडर बीएनएसएस, सॉरी बीएनएस, और भाई यहाँ पे कोर्ट हो गया बीएनएसएस, ठीक है भाई, हाई कोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं बीएनएस के पार्ट 11, 2 के पार्ट 11 में क्या था, गुड फेथ। तो गुड फेथ को हम रिलेट कर लेंगे बीएनएसएस के पार्ट 11 में क्या है, गुड फेथ को इंक्वायरी, चाहे भाई गुड फेथ हो चाहे बैड फेथ हो, इंक्वायरी तो आपके ऊपर होके रहेगी, ठीक है। इंक्वायरी कौन करता है, INQUIRY, ये करता है कोर्ट, और EN से शुरू होगा इंक्वायरी, तो वो पुलिस करती है, ठीक है भाई, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करती है। तो 11 क्या था, गुड फेथ बीएनएस में, और यहाँ पे 11 क्या था, इंक्वायरी। इसके बाद 12 पे था गवर्नमेंट, जो हमारे बीएनएस हमने पढ़ी थी पार्ट 12 में, और यहाँ पे क्या है भाई, इन्वेस्टिगेशन। तो भाई सरकार का कोई आदमी हो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो होके रहेगी, जैसे सरकार के आदमी ने कोई अपराध कर दिया तो
तो यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। वहां बीएनएस के पार्ट 13 में क्या था, हार्बोर मीन शरण देना। यहाँ बीएनएसएस के पार्ट 13 में क्या है, इसमें है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो भाई शरण किसको देंगे, अब हम रिलेट करके याद कर लेते हैं। तो भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग किसी बंदे की चल रही है और उसको विदेश जाना है, तो भाई विदेश जाएगा फिर आएगा, इससे अच्छा है जब तक उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है उसको यहीं पे शरण दे देते हैं हम, ठीक है भाई। तो शरण को हम किससे याद कर लेंगे, 13 को 13 से शरण, जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसके बाद पार्ट नंबर 14 में क्या दिया गया था, इंजरी, और यहाँ पे पार्ट नंबर 14 में दिया गया है लोकल ज्यूरिडिक्शन। तो भाई इंजरी हो ना, बीएनएस के पार्ट 14 में इंजरी और बीएनएसएस के पार्ट 14 में लोकल ज्यूरिडिक्शन। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई, इंजरी होना तो हमारे लोकल एरिया में ही होनी चाहिए ताकि हम आसानी उसको डील कर सके, ठीक है। इसके बाद भाई बीएनएस के पार्ट 15 में क्या दिया गया था, इलीगल, और यहाँ पे बीएनएसएस के पार्ट 15 में दिया गया है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। तो हमेशा हम इससे रिलेट करके रखेंगे भाई, इलीगल कोई काम हो गया ना तो उसको एनसीआर में रखेंगे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध के ऊपर मैंने ऊपर दी गई वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके बिल्कुल ब्रीफली देख सकते हैं भाई, ठीक है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ भाई। तो हम किस पे थे भाई, पार्ट नंबर 15 के ऊपर। इलीगल हो गया और उस तरफ क्या हो गया, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 16, 2 के पार्ट 16 जो बीएनएस का था, जो हमारी सेक्शन की ये सारी डेफिनेशंस दी गई थी, उसके पार्ट 16 में दिया गया था जज, और यहाँ पे पार्ट 16 में दिया गया है नोटिफिकेशंस। मीन्स पार्ट नंबर 16 किसका है, 2 का पार्ट 1 का पार्ट 16 किसका, बीएनएसएस का। तो इसमें क्या दिया गया भाई, ये डेफिनेशन 100% आएगी, इन डेफिनेशन के ब्याह पे पूरी ये बीएनएसएस और बीएनएस चलने वाली है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, और आपके एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इसमें से। पार्ट नंबर 16 में वहां पे क्या दिया गया था भाई, उसके मीन्स जो बीएनएस का पार्ट नंबर 16 था जो जज, और यहाँ पे बीएनएसएस में नोटिफिकेशन। तो हम कर लेंगे भाई, आज के बाद कोई भी नोटिफिकेशन, सम्मन, वारंट कोई भी जारी करता है वो सिर्फ जज ही करेगा। इसके बाद पार्ट नंबर 17 में क्या याद किया था हमने, पार्ट नंबर 17 में लाइफ याद किया था, और यहाँ पे पार्ट नंबर 17 में हम करेंगे ऑफेंस। भाई लाइफ यदि हमें मिली है ना तो ऑफेंस करो जी भर के। ये भाई इसको सीरियसली मत ले लेना, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में ऑफेंस करना बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। तो लाइफ ऑफेंस 17। उसके बाद पार्ट नंबर 18 में लोकल लॉ। तो लोकल लॉ कहाँ पे लागू होगा भाई, ऑफिस इंचार्ज मीन्स ऑफिस इंचार्ज, ऑफिशियल इंचार्ज कौन होता है, पुलिस स्टेशन का। तो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन मीन्स एसएचओ। तो वहां पे क्या था, 17 पे ना सॉरी 18 पे लोकल लॉ, यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। उसके बाद बीएनएस के पार्ट 19 में दिया गया था मैन, और यहाँ पे बीएनएसएस के पार्ट 19 में दिया गया प्लेस। तो भाई आदमी हर जगह जा सकता है, आदमी जगह, तो आदमी हर जगह जा सकता है, इसको आप रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद पार्ट 20 में दिया गया था मंथ एंड ईयर, और यहाँ पे बीएनएसएस के पार्ट 20 में दिया गया है कि भाई कोई भी पुलिस रिपोर्ट तो हर मंथ या ईयर में भी प्रेस्क्राइब्ड होती है कि भाई इतने मंथ में या इतने ईयर में, ईयर तो नहीं दिया होता भाई, 2 महीने में या 3 महीने में पुलिस रिपोर्ट जमा करवानी होती है। तो आप इसको याद कर सकते हो भाई, मंथ या ईयर में पुलिस रिपोर्ट हमें जमा करवानी है, ठीक है भाई। इसके बाद पार्ट 21 में हमने क्या याद किया था, पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे हम क्या याद करेंगे, उसके पार्ट 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी बीएनएस के, और यहाँ 21 में करेंगे पुलिस स्टेशन। तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको कहाँ में, चल अचल संपत्ति कहाँ मिलेगी आपको, स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में वही संपत्ति लाई जाएगी भाई, वो चल अचल संपत्ति होगी, मीन्स उसको लेके आ सकते हैं हम, ठीक है भाई। तो 21 बीएनएस मूवेबल प्रॉपर्टी, 21 बीएनएसएस जो मैंने बताया पुलिस स्टेशन, ठीक है भाई, इसको रिलेट कर सकते हैं, आप याद कर सकते हो। इसके बाद पार्ट 22 में बताया गया है नंबर, और पार्ट 22 ऑफ बीएनएसएस में बताया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हम याद कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक कोर्ट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, स्टेट कोर्ट में होते हैं, इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। 23 बीएनएस में बताया गया है ओथ, और यहाँ 23 बीएनएसएस जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें बताया गया है सब डिवीजन। तो आज के बाद जो भी ओथ मीन शपथ लेंगे तो भाई सब डिवीजन में लेंगे, ठीक है भाई, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने जाके ही। इसके बाद पार्ट 24 में बताया गया है ऑफेंस, और यहाँ पर पार्ट 24 में बताया गया है सम्मन केस। तो भाई आज के बाद जो भी हमारा जो ऑफेंस होगा वो सम्मन केस मीन्स उसको सम्मन ही भेजा जाएगा, किसी ने भी कोई अपराध कर दिया तो, ऐसे रिलेट करके आप याद कर लो। पार्ट नंबर 25 में बताया गया है ओमिशन जो बीएनएस है, और यहाँ बीएनएसएस के पार्ट 25 में बताया गया है कि विक्टिम। तो हम यार ये सोच लेंगे भाई, ना सिर्फ एक्यूज, ना सिर्फ आरोपी किसी चीज का लोप करता है, ओमिशन मतलब कोई काम करने के लिए लायबल है मीन्स करना चाहिए उसको, वो नहीं कर रहा, तो आज के बाद विक्टिम भी कर सकता है। जैसे विक्टिम को हम कई बार बुलाते हैं वो भी नहीं आता, तो उसके लिए हम आज के बाद पार्ट नंबर 25 याद करेंगे, ठीक है भाई।
इसके पार्ट नंबर 26 और लास्ट पार्ट है, उसमें क्या बताया गया, पर्सन बीएनएस में, और बीएनएसएस में क्या बताया है, वारंट केस। ठीक है, पहले क्या था वो समन केस, ये हो गया वारंट केस। ठीक है, तो ये 26 पार्ट 2 के 26 के 26 डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिए है, और इसी बहाने आपके बीएनएस की जो 2 के पार्ट 26 का, उसमें तो 39 डेफिनेशन है, वो मेरे को सारों मैं आपके याद करवा रखी इस चैप्टर में, तो भाई आप इससे आसानी से याद कर सकते हैं। इसी 2 के पार्ट 2 में बताया गया है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशंस जो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं की गई, परंतु भारतीय न्याय संहिता बीएनएस या फिर आईटी एक्ट 2000 में डिस्कस की गई है, उनका मतलब वही होगा जो ऐसा वहां पे डिस्कस किया गया है। ठीक है भाई, क्योंकि ये मैंने भाई बीएनएस के 2 के पार्ट 39 में भी बताया था कि जो भी बीएनएसएस और जो हमारा ये आईटी एक्ट है, उसमें जो भी डेफिनेशंस या जो भी चीज एक्सप्लेन की गई है, उनको वही समझा जाए और बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, जो यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सीधा चलते हैं सेक्शन नंबर 30 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी सेक्शन 36 थी। इसमें बताया गया कि कोई भी सुपीरियर ऑफिसर, एसएचओ से ऊपर रैंक का कोई अधिकारी, जब जैसे डीएसपी हो गया, एसपी साहब हो गए, वो अपनी एसएचओ की तरह, यदि उस जो लोकल ज्यूरिडिक्शन है उनकी, भाई एक थाने के ऊपर डीएसपी है, 2 थाने के ऊपर डीएसपी है, तो दोनों थानों के ऊपर वह बारसाधक अधिकारी जो हमारा होता है, जैसे भाई हमारा एसएचओ हो गया, उसकी सभी पावर्स को वो यूज कर सकता है। और हमारे नए वाले बीएनएसएस में यह भी दिया गया है कि एसपी साहब किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी संज्ञेय अपराध के मामले को डीएसपी से इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। तो वही बात है कि भाई डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, वो एसएचओ की पावर्स को यूज में लेते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद सेक्शन नंबर 31, जो पहले सेक्शन नंबर 37 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया था कि जब भी हमारे पुलिस वाले भाई या कोई मजिस्ट्रेट कोई भी गांव में कैसी भी कार्रवाई, कब्जा कार्रवाई करवाने जा रहे हो, किसी आग जल गई या कोई मर्डर हो रहा है या कि डकैती हो रही है या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर 144 लागू हो रखी है, वहां पे कोई मीन्स उसको जो भी यार मजमा होता है वहां उसको तितर बितर कर रहे हैं, तो वहां पे गए हुए हैं, तो भाई पब्लिक की यह ड्यूटी बनती है उनको सहायता करना, उनको असिस्ट करना, जैसा भी वो कार्य मजिस्ट्रेट या पुलिस कर रहे हैं उनको सहायता करना उनकी लायबिलिटी बढ़ती है। और मैंने आपको बीएनएस में भी बताया था सेक्शन नंबर 222, जो आईपीसी सेक्शन नंबर 187 थी, यदि आप उनके द्वारा सहायता मांगने के ऊपर आप हेल्प नहीं कर रहे तो आपको सजा भी दी जा सकती है। ठीक है भाई, चलो अब हम अगली सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन नंबर 35, जो पहले सीआरपीसी की धारा 941 में बताया गया था कि बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट गिरफ्तारी किन किन मामलों में होती है, वो अब सेक्शन नंबर 35 हो बीएनएसएस में बताया गया है। जैसे कोई संज्ञेय मामला हो गया हो, संज्ञेय अपराध करता हुआ कोई देख रहा हो, कोई भगोड़ा हो, कोई मीन्स कोई गैंगस्टर हो, या फिर कोई बार बार आदतन अपराधी हो, या कोई मर्डर कर रहा हो, कोई रेप कर रहा हो, उस टाइम किसी को भी मतलब गिरफ्तार करना होता है तो बिना वारंट गिरफ्तारी हम कर लेते हैं, मीन्स कोग्निजेबल केसेस में, संज्ञेय या फिर संगीन या फिर गंभीर अपराधों में। ठीक है भाई, इसी के पार्ट जैसे 41 का नोटिस हिंदी देते थे भाई किसी भी एक्यूज्ड को, आरोपी को, तो वो अब नोटिस 35(3) के तहत देंगे हम। ठीक है, किसी भी एक्यूज्ड को यदि नोटिस देना होगा तो 41 की जगह 35(3) को हम प्रयोग में लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 36 ऑफ बीएनएसएस। सिर्फ मैं उन धाराओं की बात कर रहा हूं जो आपकी इस टेस्ट में आ सकती है। धारा नंबर 36 जो पहले 41 के पार्ट बी में बताया गया था कि भाई क्या ड्यूटीज है पुलिस पर्सन की अरेस्ट करते टाइम। ठीक है, तो अरेस्ट करते टाइम धारा नंबर 36 बीएनएसएस के हिसाब से पुलिस को एक अरेस्ट मेमोरेंडम तैयार करना होगा, जिसमें अरेस्टी का मीन्स जो अरेस्ट कर रहा है उसका नाम, जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उनका नाम, उसका पूरा बायोडाटा, या फिर जो भी वहां पे विटनेस है मीन्स उसके घर वाले उसका सिग्नेचर, एक्यूज्ड का सिग्नेचर, ये सभी चीजें उसमें भाई लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी उसका नातेदार रिश्तेदार है उसको भी उसमें बताना पड़ेगा, और उसके जो भी राइट्स है, जो मीन्स जिसको गिरफ्तार कर रहा है उसके कारण भी बताने पड़ेंगे कि क्यों गिरफ्तार कर रहा है, और उसके अधिकार भी। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 37, जो पहले 41 के पार्ट सी में बताया गया था। इसमें बताया गया है कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम होगा। इसके अलावा भाई जो भी अरेस्ट किए गए हैं बंदे उस जिले में या उस थाने में, तो एएसआई से ऊपर के अधिकारी इसका भाई पूरा चार्ज लेगा, और भाई थाने के अंदर भी एक रजिस्टर होगा, और पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर भी जो एक बोर्ड सा लगा नहीं होता भाई, उसके ऊपर भी अंकित करेंगे कि इन लोगों को इन धाराओं के तहत इस मुकदमे में इस कारण से इसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 38 ऑफ बीएनएसएस, जो पहले 41 के पार्ट डी में बताया गया था। इसमें बताया गया है कि किसी भी एक्यूज को हम गिरफ्तार करते हैं, आरोपी को, तो उसको भाई वकील से मिलने की उसकी पूरा अधिकार है कि उस टाइम वो वकील से मिल सकता है। किस टाइम? इंटेरोगेशन, पूछताछ के टाइम,
परंतु पूरी पूछताछ के दौरान नहीं, सिर्फ थोड़े बहुत समय के लिए वह अपने पसंदीदा वकील से मिल सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा भाई 38 हो गया, 35, 36, 37, 38। इसके बाद सीधा धारा नंबर 44, जो पहले सीआरपीसी की धारा नंबर 48 में बताया गया था कि कोई भी आरोपी यदि किसी भी स्थान में, किसी घर में घुस जाता है, किसी दुकान में घुस जाता है, तो उस स्थान की तलाशी कोई भी पुलिस वाला ले सकता है। जो भी बासाधक अधिकारी उस दुकान का या घर का होगा, उसको इंटीमेशन देके कि भाई आपके यहाँ पे ऐसे कोई घुस गया है, तो उसका हम तलाशी लेंगे। तो चाहे वो खिड़की तोड़नी पड़ो, दरवाजा तोड़ना पड़ो या कुछ भी करना पड़ो, वो उसकी तलाशी लेंगे भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 48, जो पहले धारा नंबर सीआरपीसी की धारा 50 के पार्ट ए में बताया गया था कि कोई भी यदि आरोपी को गिरफ्तार करता है पुलिस वाला, तो उसके नातेदार, रिश्तेदार को फोन करके जिसको भी वो चाहता है आरोपी के भाई उसको सूचित किया जाए, उसको सूचित किया जाएगा कि भाई आपका आदमी ऐसे ऐसे हमने गिरफ्तार कर लिया है, इस जुर्म में गिरफ्तार किया है, तो उसको पूरी इंटीमेशन देनी पड़ेगी। ठीक भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 49 बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी की धारा 51 में बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है, उसकी सर्च मीन्स उसकी तलाशी कैसे की जाएगी, तो उसकी पूरी तलाशी के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसके बारे में मैं पूरी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बता रहा, बिल्कुल तो मोटा मोटा बता रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में उस धारा के आगे वो मीन्स जो भी आपके डिस्क्रिप्शन पूछा जाए आप बता सको। सिर्फ आपको ठीक ही तो करना है यार, और तो विवरण आपको दिया गया होगा वहां पे। तो दोस्तों क्या तलाशी की जाएगी, तलाशी जैसे उसको कस्टडी में डाल रहे हैं भाई, उसके सारे कपड़े उतार दिए, सिर्फ जो जरूरत वाले कपड़े होते हैं उन कपड़ों को रख के उसको उसमें कस्टडी में डाल दिया जाएगा। ठीक है भाई। और उसकी पूरी तलाशी ले ली जाएगी धारा नंबर 49 बीएनएस और सीआरपीसी की धारा 51 के तहत। इसके बाद हम सीधी बात करते हैं भाई धारा नंबर 63 से जो 72 तक बताया गया है बीएनएसएस में, जो पहले 61 से और 70 तक बताया गया था सीआरपीसी में। इसमें हम बात करते हैं सम्मन कैसे शुरू किया जाएगा, क्या फॉर्म्स ऑफ सम्मन होती है, कि सरकारी कर्मचारी को कैसे किया जाएगा, वारंट कैसे मीन्स उनकी वारंट की फॉर्म्स क्या होती है। तो एक बार मैं टोटली आपको बता देता हूँ भाई, क्योंकि ये आपकी सिलेबस में बताई गई है। धारा नंबर 63 यह बात करती है कि सम्मन, फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स की, और जो पहले बीएनएस ना सीआरपीसी की धारा 61 में बताया गया था कि फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स ये राइटिंग में होंगे, इसकी डुप्लीकेट होगी 2 या 3, उस डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर मीन्स दोनों के ऊपर प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट का सिग्नेचर होंगे, और जिस कोर्ट ने उसको जारी किया है उसकी सील भी लगी होगी भाई। ठीक है। ये सभी फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स हो गए। इसके बाद इसके पार्ट मतलब अगले सेक्शन में बात करते हैं सेक्शन नंबर 64, जो पहले सेक्शन नंबर 62 में बताया गया था कि सम्मन हाउ सर्व्ड, इस सम्मन को कैसे सर्व किया जाएगा। तो भाई कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी जो कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को चुना हुआ है या कोई मजिस्ट्रेट है, वो उसको जो भी सम्मन है उनको सर्व करेंगे, किसको, जो भी जिसके नाम सम्मन जारी किया गया है, और उसका सिग्नेचर करवाएंगे। ठीक है भाई। इस तरीके से सम्मन को सर्व करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 65 और बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी की धारा 63 में बताया गया था कि भाई कोई भी जैसे यार कंपनी होगी या फिर कोई फर्म होगी, उनको कैसे मीन्स सर्व करेंगे ये सम्मन। तो भाई उनके जो भी सेक्रेटरी है या कोई उनका प्रिंसिपल है या फिर कोई भी उनका अधिकारी है, सॉरी भाई, तो उनको वो सर्व कर देंगे। ठीक है। उनको सर्व कर देंगे और उनसे भाई कोई भी जैसे रिसीविंग ले लेंगे या फिर साइन करवा लेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो सीआरपीसी सेक्शन 64 में बताया गया था, अभी नए वाले कानून बीएनएसएस की सेक्शन 66 में बताया गया है कि कोई भी यदि जैसे मान ले यार भाई कोई भाई उसको जैसे सम्मन हम किसी को देने गए हैं, वो सम्मन वाला बंदा मिलता नहीं है, तो किसको सर्व करेंगे, तो उस घर का कोई भी वृद्ध आदमी है, जो बड़े से बड़ा आदमी है, उसको हम वह सम्मन देंगे भाई। ठीक है। जो सबसे बड़ा आदमी है। इसके अलावा इससे अगली धारा में बताया गया है कि यदि भाई उसके घर में जैसे जो पहले सेक्शन नंबर 65 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया था, अभी सेक्शन नंबर 67 ऑफ बीएनएसएस में, कि यदि वो है बंदा भी कोई बूढ़ा आदमी, कोई घर में कोई नहीं मिला या फिर जहाँ पे भी वो नौकरी करता था वहां कोई नहीं मिला, तो भाई उसके घर के सामने एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाएगा, वो सम्मन कि भाई ये सम्मन उसके, ताकि और सबसे मेन दीवार के ऊपर, ताकि वो देख सके। ये नहीं है कि भाई किसी भी कोने पे या पीछे दीवार के ऊपर, वो सम्मन ऐसी जगह चिपका दिया जाएगा, कभी भी वो आए तो उस सम्मन को देख सकते हैं, या उसके पड़ोसी देखे तो उसको इंटीमेट कर सकते हैं, उसकी फोटो खींच के कि भाई तेरे घर के आगे ऐसे ऐसा सम्मन चिपका हुआ है, तो आपको ये कोर्ट की तामील करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 67 और जो हमारे नए वाले कानून की धारा नंबर 69 में जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भाई यदि जैसे भाई अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले एक फोन आया था कि भाई वो हिसार का व्यक्ति है, मीन्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट का या दूसरे इलाका मजिस्ट्रेट के पास वह एरिया पड़ता है, तो यदि उसके पास हमें सम्मन भेजना पड़े तो हमारा पुलिस वाला भाई इतनी दूर जाएगा नहीं,
तो वह मजिस्ट्रेट उस इलाका मजिस्ट्रेट के पास वह सम्मन को भेज देगा और वो इलाका मजिस्ट्रेट अपने किसी भी हेल्पर के थ्रू वो सम्मन वहां पर तामील करवा लेगा। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 68 ऑफ सीआरपीसी, जो हमारे 70 ऑफ बीएनएसएस में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी हमारा जो कर्मचारी था जो सम्मन तामील करवाने गया था, वह यदि मौजूद नहीं रह पाता है किस पे, हियरिंग के पर, जब सुनवाई का समय होता है, तो उस समय भाई कैसे डील किया जाएगा। उस समय उस व्यक्ति द्वारा, जो हमारा सरकारी कर्मचारी जो सम्मन देने गया था, उसके द्वारा जो रिसीविंग ली गई है या फिर उसके द्वारा जारी कोई एफिडेविट को उस डुप्लीकेट सम्मन के साथ लगा के और उस हियरिंग के टाइम जज के सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 69 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 71 ऑफ बीएनएसएस। इसमें बताया गया है कि भाई हम यदि सम्मन किसी विटनेस को, किसी गवाह को बुलाने के लिए देते हैं, तो उसको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। भाई ये बात ध्यान रखना कि कोई भी आरोपी है उसको भाई बाई पोस्ट आप नहीं भेज सकते ये सम्मन, पर कोई विटनेस को या गवाह को आपको बुलाना है तो उसको आप बाई पोस्ट कोई भी सम्मन भेज सकते हो। इसके बाद अगली सेक्शन नंबर 70 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 72 ऑफ बीएनएसएस। इसमें फॉर्म्स ऑफ वारंट्स बताए गए हैं। तो भाई वारंट की क्या फॉर्म होगी, भाई वारंट भी राइटिंग में होगा, उसके प्रेजाइडिंग ऑफिसर के उस पर सिग्नेचर होंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो भी उसका कोर्ट का हो, और उस कोर्ट की सील लगी होगी भाई। ठीक है, तो ये वारंट का हो गया भाई। और जब तक वारंट कब कैंसिल होगा, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता या फिर कोर्ट द्वारा, उसी जो संबंधित कोर्ट है उसके द्वारा कैंसिल नहीं कर दिया जाता है। ठीक है भाई, ये हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 84 और धारा नंबर 85, जो पहले धारा नंबर 82 और 83 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया था। धारा नंबर 84 में बताया गया है कि उद्घोषणा किसी भी फरार व्यक्ति की, जैसे हमने सम्मन देने गए थे, वारंट देने गए थे, वो फरार हो गया या कोई पहले से भगोड़ा है, तो उस जैसे 174 की हम आईपीसी में कार्रवाई करते थे और बीएनएस में 209 की कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा इस धारा के तहत। इसमें उद्घोषणा, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के बारे में बताया गया भाई, उसका पूरा प्रोसीजर। ठीक है। इससे अगली धारा नंबर 85, जो पहले धारा नंबर 83 और सीआरपीसी में बताया गया था, इसमें बताया गया कि उस संपत्ति की, उस फरार व्यक्ति की, उस उद्घोषित अपराधी की संपत्ति की कुर्की कर दी जाए। कुर्की मतलब कि उसको नीलाम करवा दिया जाएगा। ठीक है, यदि वो नहीं मिलता है तो भाई। ठीक है, तो इसलिए भाई छुपे नहीं, अपने कोर्ट के जो भी आदेश है उनकी तामील करवाओ। इसके बाद सेक्शन नंबर बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 103 की, जो पहले सीआरपीसी सेक्शन 100 में बताया गया था। इसमें बताया गया कि कोई भी बारसाधक जो, जैसे किसी घर के में तलाशी करने चले गए भाई, वारंट लेके गए हैं, तो उस बारसाधक अधिकारी की यह ड्यूटी बनती है कि वो अपने घर, पूरे घर की तलाशी करवाए। और क्या करेगा भाई, चाहिए वो दरवाजा, यदि उसने तलाशी नहीं करवाई तो वो दरवाजा तोड़ सकता है, खिड़की तोड़ सकता है, उसके घर में कहीं और से कूद के मीन्स, या फिर बाहर नहीं निकलने दे रहा, बाहर से बंद कर दिया तो उसको भी तोड़ के बाहर निकल सकता है। तो ये सभी कार्रवाई बारसाधक अधिकारी की, जो बारसाधक उसका घर का कोई मेन आदमी है या कोई भी आदमी है, उसकी यह ड्यूटी बनती है। कोई भी पुलिस कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी आ रहा है तो उसको हेल्प की जा सके। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 107 और 109 थी, वो जो बीएनएसएस की सेक्शन 126 और 128 है, उसमें क्या बात करते थे। जैसे 107 क्या नहीं करते थे भाई, तो उसमें बात करते थे, 126 में हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बेल बोर्ड के जरिए किसी व्यक्ति को, जैसे भाई हमें पता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, तो उसको 6 महीने के लिए हमारे मजिस्ट्रेट साहब उसको बाउंड कर देते हैं और 10,000 रुपए, 50,000 रुपए या जितने भी रुपए लेके, अब भाई अगले 6 महीने में आपने ये अपराध किया तो ये 10,000, 50,000 रुपए आपके जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये तो बताया गया है सेक्शन नंबर 126 ऑफ बीएनएस, जो पहले 107 में बताया गया था सीआरपीसी में। इसके अलावा सेक्शन नंबर 129, जो पहले 109 में बताया गया था, सॉरी 128, इसमें बताया गया कि कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है तो उनको भी इस धारा के तहत बाउंड किया जा सकता है। बेल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड क्या, अब भाई कितने भी पैसे उसके ऊपर बाउंड करके उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 148, जो पहले सीआरपीसी की धारा 129 में बताया गया था कि कोई भी पुलिस वाला अधिकारी, एसएचओ हो या फिर कोई मजिस्ट्रेट हो, कहीं भी मजमा हो, उसको तितर बितर करने के लिए, कोई भाई विधि विरुद्ध जमा हो रहा हो, उसको तितर बितर करने के लिए फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस दौरान पब्लिक की यह ड्यूटी बनती है कि उस मजिस्ट्रेट को और उस पुलिस वाले भाई को हेल्प किया जाए। ठीक है भाई। और यदि नहीं करते तो वो अपना बल भी प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, इस धारा में यह बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 148 हो गया। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 163, जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 में बताया गया था, क्योंकि बहुत सारी बार यार 144 धारा 144 लागू होगी भाई। धारा 144 होती है, जैसे कोरोना के टाइम भी हुई थी, अभी चुनाव चल रहे हैं अब भी होगी, कोई भी यार जैसी आपदा आ जाती है तो हो जाती है,
5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा नहीं हो सकते। तो वैसे कोई आदेश जारी करता है कोई अधिकारी, तो उस टाइम ये धारा नंबर 144 बदल के होगी धारा नंबर 163। इसके बाद हम सीधा चलते हैं धारा नंबर 169 और धारा नंबर 170, जो पहले धारा नंबर 150 और 51 में बताया गया था सीआरपीसी की। उसमें क्या था कि भाई कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, इस धारा 107 51 के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं कि भाई 107 51 में जो हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में बाउंड करते थे, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते थे यदि हमें परिकल्पना है कि वह ऐसा अपराध कर भी सकता है। ठीक है भाई, तो धारा 169 में उस परिकल्पना की सूचना है जो पहले धारा 150 में था, और धारा 170 में उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में उस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है भाई, क्या है वो पहले 151 था और अभी 170 हो गया। इसके बाद हम सीधा लास्ट अपने धारा पे चलते हैं 173 से जो 196 तक है, जो पहले 154 से 173 तक बताया गया था। इसमें बताया गया है भाई, एक एक धारा मैं आपको बता देता हूँ। एक बार पानी पी लेता हूँ भाई, आपकी परमिशन हो तो दोस्तों धारा नंबर 154 में क्या बताया गया था सीआरपीसी में, जो अब नए वाले कानून बीएनएसएस की धारा 173 में बताया गया है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज, एफआईआर वैसे यार कहीं भी डिस्कस नहीं की, ना इसकी कहीं डेफिनेशन है, परंतु इसमें डिस्कस किया गया है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई संज्ञेय मामला है उसमें एफआईआर आपकी दर्ज की जाएगी इस धारा के तहत 154 सीआरपीसी और 173 ऑफ बीएनएसएस। उसमें क्या होगा यार, अब तो बहुत सारे नए कानून आ गए भाई, आप फोन पे भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, मींस 3 दिन में आपको बस जाके साइन करना होगा। सॉरी भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आपको रिटर्न वो जो आपकी कंप्लेंट है उसकी या फिर कॉपी, जो एफआईआर की कॉपी है वो कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी भाई जैसे कोई गूंगा है, बहरा है और जो लिखने में असमर्थ है, आपको वो लिखवानी पड़ेगी। इसमें यार बहुत सारे प्रावधान है, आप जाके देख सकते हो, या मैं इसके ऊपर अलग से भी एक पूरी डिस्क्राइब्ड वीडियो बना दूंगा। आज तो मैं सिर्फ टेस्ट के लिए आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या है धारा 154 में और नए वाले कानून की धारा 173 में एफआईआर इसके तहत दर्ज की जाएगी, चाहे जीरो एफआईआर हो। जीरो एफआईआर जो हमारे नए वाले कानून पहले भी थी, परंतु इतनी इंप्लीमेंट नहीं होती थी कि देश में कहीं भी कोने में कोई अपराध हो रहा है तो आप जीरो एफआईआर करवा के वो जो फैक्स करवा देगा, जिस भी थाने में आप दर्ज करवा रहे हो, जीरो एफआईआर करके जो भी उसका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पे उसको फैक्स के जरिए भेज देगा भाई। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया इसमें एक चीज और है भाई, 3 साल से 7 साल का कोई मीन्स सजा वाला कोई भी मामला है उसमें भाई अब नए कानून आ गया है कि उसमें प्राइमरी इंक्वायरी करके कोई भी पुलिस वाला उसके बाद ही एफआईआर दर्ज करेगा। भाई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी यार हमारे बहुत सारे भाई हैं बहुत लापरवाही तौर पर मीन्स इसको एक पीस ऑफ केक की तरह यूज कर रहे थे कि यार हाँ भाई हमें अधिकार प्राप्त हो गया, हम एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, तो कोई भी कंप्लेंट लेके जा रहा था। परंतु अब पुलिस के पास पावर्स आ गई है कि भाई वो पूरे 3 से 7 साल वाले जितने भी केसेस हैं उनको 14 दिन तक डील करके उसको इन्वेस्टिगेट करके और फिर एफआईआर दर्ज कर सकता है। ठीक है भाई, इसके बाद जो भी भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो मैंने बताया था कि भाई एसपी साहब भी डीएसपी साहब से कोई भी इंक्वायरी करवा सकते हैं। ठीक है, इंक्वायरी। इसके बाद अगली सेक्शन नंबर 155 जो अब नए वाले कानून बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 174 में दर्शाया गया है कि एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले जितने भी मामले हैं उनके लिए हर थाने में एक रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर में उसकी दर्ज करके, एनसीआर मतलब कि कम गंभीर रूप के मामले जितने भी आते हैं भाई थप्पड़ चट्टू वाले, तो उनको भाई उसमें रजिस्टर कर दिया जाता है और उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है, वो वहां पर कंप्लेंट लगा सकते हैं। क्योंकि भाई इन मामलों में, एनसीआर वाले मामलों में इस धारा के तहत कोई भी पुलिस अफसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के उसमें अगली मीन्स कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो इनमें भाई बाउंड है हमारे पुलिस वाले। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 156 ऑफ सीआरपीसी, जो अभी धारा नंबर 175 में डिस्कस किया गया है। इसमें बताया गया है कि पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, कि भाई कॉग्निजेबल केसेस में पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस वाले के पास, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना किसी परमिशन के, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और बिना वारंट गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। इसके बाद सेक्शन नंबर 157 जो पहले सेक्शन नंबर 100 ना जो अब नए वाले कानून के धारा नंबर 176 में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा उस इन्वेस्टिगेशन का, जो पावर्स है उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर भाई जो भी भाई किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसका मेडिकल करवा रहे हैं, उसकी मीन्स गवाह के साइन करवा रहे हैं या फिर चार्जशीट पेश कर रही है, ये सभी उसका प्रोसीजर हो गया भाई। ठीक है,
तो प्रोसीजर क्या कहा गया, सेक्शन नंबर 157 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 176 ऑफ बीएनएसएस में, ठीक है भाई। इसके बाद सेक्शन नंबर 158 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 177 ऑफ बीएनएसएस, इसमें बताया गया है कि भाई रिपोर्ट हाउस सबमिटेड, जो भी रिपोर्ट है उसको कैसे सबमिट किया जाएगा, उस रिपोर्ट में ये सारी चीजें होगी और उसको भाई सबमिट कर दिया जाएगा। इसके अगले पार्ट में है सेक्शन नंबर 159 और सेक्शन नंबर 178 बीएनएसएस में, इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी जज मजिस्ट्रेट के सामने वो भाई रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो उनको यदि कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड लगता है, यदि उनको चाहते हैं ये दोबारा से प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी होती है भाई उसको करवाया जाए, तो वो दोबारा से उसको उस इंक्वायरी के लिए बोल सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आती है बात 160 सीआरपीसी, जो अभी भाई 160 का नोटिस भी देते थे हमारे पुलिस वाले विटनेस को बुलाने के लिए या किसी को भी, तो वो जो अब सेक्शन नंबर 179 और बीएनएसएस में बदल के कर दिया गया है। तो इसमें हम कोई भी विटनेस की गवाही लेने के लिए या उसके लिए कुछ भी पूछताछ के लिए उनको हम बुला सकते हैं थाने में। तो 160 का जो नोटिस होता था अब 179 का नोटिस हो जाएगा। ये नोटिस भाई बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि 41A का जो 35(3) का नोटिस हो गया, पहले 91 का नोटिस दिया जाता था, अभी 94 का नोटिस हो गया जिसमें हम डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, और 35 वाले में आरोपी के लिए, 160 वाला ये विटनेसेस के लिए। तो ये बहुत सारे नोटिस होते हैं भाई, ठीक है, आप इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 161 ऑफ सीआरपीसी और 180 ऑफ बीएनएसएस। इसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन मतलब पूछताछ, जो भी हमने गवाह बुलाया या जो भी एक्यूज है उसकी पूछताछ वहां पे की जाएगी। उस पूछताछ के बारे में सारे धारा नंबर 161 में इसका ब्यौरा दिया गया है। 161 ऑफ सीआरपीसी और 180 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भाई ये बीएनएसएस आपके एग्जाम में आने वाली है, तो ये मैं इसलिए रिलेट करके याद करवाऊं ताकि आपके पहले वाली सेक्शन यदि याद थी तो आसानी से आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप अगली वाली जो मैं बता ही रहा हूँ इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 162 ऑफ सीआरपीसी और नए वाले कानून की धारा नंबर 181। इसमें बताया गया है कि भाई कोई भी जो स्टेटमेंट आपने दिए जो पूछताछ के दौरान, उसके ऊपर आपका साइन करना कोई भी जरूरी नहीं है। साइन कर भी दी तो वैसे आगे लागू नहीं तो होता, क्योंकि भाई एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा हो 1872 जो था, उसकी सेक्शन नंबर 24, 25, 26 जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला कानून लागू हुआ है उसकी सेक्शन नंबर जो है 22, 23 और 23 का पार्ट 2, 1 और 2, इसमें बताया गया है कि भाई पुलिस के सामने कोई भी आप कॉन्फेशन करते हो, स्वीकृति करते हो, साइन करते हो, वो कहीं भी लागू नहीं होती कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 163 ऑफ सीआरपीसी जो नए वाले कानून की धारा 182 ऑफ बीएनएसएस में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी इंड्यूसमेंट मींस कोई उत्प्रेरणा, कोई भी मारपीट या उसको लुभाया नहीं जा सकता कोई भी उससे कॉन्फेशन करवाने के लिए, ठीक है भाई। इससे अगली सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी और 183 ऑफ बीएनएसएस में हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे कोई भी कॉन्फेशन स्वीकृति यदि वो करता है तो उसको हम कोर्ट में पेश कर देंगे। अगर भाई इस आदमी ने ये स्वीकृति की है, परंतु उसको हम एज ए सबूत प्रयोग में नहीं ले सकते, जो मैंने अभी बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 और 23 के पार्ट 1 और 2 के तहत उसको हम एक सबूत के तौर पर प्रयोग में नहीं ले सकते। इसके बाद धारा नंबर 164A जो नए वाले कानून बीएनएसएस की धारा 184 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी रेप विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाया जाएगा, मतलब कि उसकी मेडिकल यहाँ पे करवाई जाएगी, जो पहले और सभी का मेडिकल जहाँ 53 में करवाया जाता था 53A में, ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 165 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 185, भाई इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, यदि आपको पुरानी वाली धारा याद है तो 154 से और 164 तक हम आते हैं तो 19 धारा जोड़ते चलेंगे, ठीक है भाई। और 164A के बाद सारी 20 धाराएं जोड़ते चलेंगे, ठीक है। 154 था 173, 155 था 174, 156 था 175। अब क्या हो गया 164A, 184, 165, 185, 166, 186 ऐसे याद कर लेंगे भाई, ठीक है। तो क्या कर रहे थे भाई हम, अब बात करते हैं धारा नंबर 165 की। भाई उसका जो भी अरेस्टी पर्सन है हमारे पास, तो उसकी प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। भाई किसी भी जगह का यार तलाशी की जा रही है तो अरेस्टी पर्सन की तलाशी कैसे ली जाएगी, तो ये धारा नंबर 165 में बताया गया है कि भाई कोई भी यदि उसका प्रोसीजर किया जाता है, तलाशी की जाती है, तो वो धारा नंबर 165 और नए वाले कानून की धारा नंबर 185 में बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 166 जो नए वाले कानून की धारा 186 में बताया गया है, इसमें बताया गया कि जैसे अभी मैंने तलाशी के बारे में जिक्र किया, तो वो तलाशी जो सर्च है वो यदि दूसरे जगह दूसरे एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है तो उसमें कैसे किया जाएगा। तो भाई उसमें जो भी दूसरे एरिया का एसएचओ है या दूसरे एरिया के अधिकारी है उनसे सम्मन जारी करवा के या नोटिस भिजवा के या उनको तामील करवा के दूसरे एरिया की भी वहां पे सर्च की जा सकती है, ठीक है भाई।
अब बात करते हैं धारा नंबर 167, जो नए वाले कानून बीएनएसएस की धारा 187 में बताया गया है कि भाई 24 घंटे से ज्यादा हम किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर भाई 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करेंगे तो मजिस्ट्रेट को हम सूचित करेंगे, सारे कारणों के बारे में बताएंगे, परंतु 24 घंटे से ज्यादा हम डिटेन नहीं करेंगे। इसके बाद धारा नंबर, इसकी यार आपने बहुत सारी धाराओं में पढ़ा होगा, धारा नंबर 57 में भी आपने पढ़ा था। चलो इसके बाद आगे हम बात करते हैं धारा नंबर 168, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 188 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि जैसे भाई आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जैसे आप एसएचओ हो तो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर की यह ड्यूटी बनती है कि जो भी रिपोर्ट्स होती है वो अपने एसएचओ के पास सबमिट करेगा। ठीक है, इससे अगली धारा, धारा नंबर 169 ऑफ सीआरपीसी और 189 ऑफ बीएनएसएस, इसमें बताया गया है कि यदि गवाह मीन्स जो आपके पास सबूत है वो पर्याप्त नहीं है तो आपको जो भी आपने एक्यूज को पकड़ा हुआ है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उनको रिलीज करना पड़ेगा। मीन्स इन द डेफिशिएंट ऑफ एनी, वो जो प्रूफ होते हैं उसमें आपको उस व्यक्ति को, आरोपी को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद अगली धारा के बारे में जिक्र करेंगे, धारा नंबर 170, कि यदि पर्याप्त सबूत है, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 190 में बताया गया है, यदि आपके पास पर्याप्त सबूत है तो उन सारे सबूतों का आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हो। ठीक है, इससे अगली धारा, धारा नंबर 171, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 191 में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो भी आपका विक्टिम पक्ष है उसको आप मीन्स आप मतलब पुलिस वाले बाउंड नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे साथ आपको कोर्ट में चलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो बिल्कुल फ्री है, कब जाए कब ना जाए उसको आप बाउंड नहीं करोगे। ठीक है भाई, हाँ एक्यूज को आप जरूर कह सकते हो कि भाई नोटिस दे सकते हो या फिर समन या वारंट के जरिए आप उसको बाउंड कर सकते हो कि भाई आपको वहां पे जाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 172 ऑफ सीआरपीसी और धारा नंबर 192 ऑफ बीएनएसएस। इसमें बताया गया कि भाई डायरी, जो भी भाई पुलिस डायरी जैसे जिम्नी लिखती है ना कि भाई ये किया हमने, ये किया, वहां गए, ये तलाशी ली, ये मतलब कि मेडिकल करवाई, तो वो पूरी डायरी के बारे में इस धारा में बताया गया है, धारा नंबर 172 और नए वाले कानून की धारा नंबर 192। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 173 ऑफ सीआरपीसी और धारा नंबर 193 ऑफ बीएनएसएस। इसमें बताया गया है कि पूरी जो आपकी भाई इसको चार्जशीट कह लो, चाहे आप चाहे चालान कह लो, चाहे वो फाइनल रिपोर्ट कह लो, तो ये सभी चीजें जो लास्ट में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूरे कागज तैयार करने के बाद जो कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है, तो उसको हम धारा नंबर 173 में सब कुछ दिया गया है। ठीक है भाई, ये फाइनल रिपोर्ट अभी नया वाला कानून में ये भी जोड़ दिया गया है कि 90 दिन का या 60 दिन का जब तक भाई इन्वेस्टिगेशन चलती है तो वो सारा जो प्रोसीजर है जो आपने मीन से फॉलो किया है उसको आपको विक्टिम को भी उसकी एक कॉपी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है भाई, 30 दिन के अंदर, जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चलती है उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 174 ऑफ सीआरपीसी, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 194 ऑफ बीएनएसएस में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, नेचुरल डेथ हो जाती है किसी की, बेटा चुप रहो, नेचुरल डेथ हो जाती है किसी की, तो उसमें वो व्यक्ति, जैसे हमारे पुलिस वाले हैं, उसमें कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जो भी यदि कोई व्यक्ति चाहे फांसी लगा के मर जाए, कोई करंट से मर गया, कोई कैसे भी मर जाता है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस इन्वेस्टिगेशन को करके पोस्टमार्टम उसका करवा के उसके घर वालों के हवाले कर देंगे। इससे अगली धारा, धारा नंबर 175 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 195 में बताया गया कि यदि उनको कोई भी उसके घर वाले बुलाने होंगे या उसका कोई भी निजी व्यक्ति बुलाना होगा, जो व्यक्ति मरा है नेचुरल डेथ से, तो उसमें उसको सम्मन जारी करके और उसको बुलाया जा सकता है। इसके बाद हम लास्ट धारा के बारे में बात करेंगे, धारा नंबर 176, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 196 और बीएनएसएस में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि भाई मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाले ने भाई कोई गड़बड़ी कर दी, कोई आदमी मरा है और उसके भाई कारण अलग थे, मार दिया और किसी ने, परंतु उसने दिखा दिया ये नेचुरल डेथ, तो मजिस्ट्रेट भी यह ऑर्डर दे सकता है कि भाई इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, मजिस्ट्रेट खुद से उसकी इंक्वायरी करवा सकता है। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज मैंने बीएनएसएस की जितनी भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थी जो आपके किसी भी प्रोमोशनल कोर्स में या प्रोमोशनल आपके टेस्ट में आ सकती है, उन सभी के बारे में आपको जिक्र किया, और मैं अगली वीडियो में आपको रीजनिंग हो गया, बीएनएस हो गया, या फिर जो आपके अलग बेयर एक्ट है या पुलिस रूल है, पुलिस एक्ट है, इन सभी के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।